नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। अगले 45 मिनट तक न्यूज रूम लाइव में हम आपके साथ बने रहेंगे और हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। देश से जुड़ी खबर होगी, सियासत से जुड़ी खबर होगी, बाकी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ दुनिया में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर क्या रवैया अपना रहे हैं, और ये तमाम बड़ी खबरें आपके साथ रखेंगे। लेकिन आपको हमारे साथ अगले 45 मिनट तक बने रहना पड़ेगा और तब जाकर हम आप तक ये विस्तार से सारी खबरें पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल शुरुआत इस वक्त न्यूज रूम लाइव की करेंगे कुछ अहम सुर्खियों के साथ। आज की जो पहली बड़ी खबर रहेगी वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कई दिन सत्ता में आए हुए हो गए हैं, लेकिन इन दिनों में उन्होंने बड़े फैसले भी लिए हैं, कड़े फैसले भी लिए हैं, लेकिन इन फैसलों को वापस लेने का काम भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे मालेगांव केस को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा का बड़ा बयान आया है। कई नेताओं का बयान इसको लेकर अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्स्पिरेसी पैदा हो रही है। तो इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ बयानबाजी ये नेता इस मामले को लेकर कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 1000 से ज्यादा युवा शामिल होंगे जिनको आज ये नियुक्ति पत्र बांटने का काम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाएगा। यानी रोजगार को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के हवाले से ही बात होगी, जहां पर आपको बता दें कि ड्रोन चलाने पर सरकार एक्शन में नजर आ रही है और प्रतिबंध जो है वो लगाते हुए नजर आ रही है। इस हवाले से भी आपको सारे अपडेट करके देंगे। साथ ही साथ बात आतंकवाद को लेकर होगी, क्योंकि कुलगाम के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकवादियों को मार गिरा है और कुछ वहां आतंकी छिपे होने की आशंका है, जिनका ऑपरेशन लगातार बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक चीजों को लेकर, फैसलों को लेकर पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो सत्ता में आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 194 दिन हो चुके हैं और 194 दिनों में ट्रंप ने अपने ही 34 फैसले पलट लिए हैं। टैरिफ का ऐलान करके 28 बार पीछे हटे हैं, जहां पर कहा गया था कि 1 अगस्त से टैरिफ का जो नया प्रतिशत यानी 10 से 41% के बीच का जो टारगेट रखा गया है वो अप्लाई होगा, उससे पलटते हुए नजर आए। उसे 7 अगस्त कर दिया गया। तो कई ऐसे फैसले हैं जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रूपाली। देखिए, 194 दिन हो गए हैं और दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन जिस प्रकार से वो दूसरी बार सत्ता में आए हैं, ऐसा लग रहा है वो राष्ट्रपति कम और एक बिजनेसमैन ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ टैरिफ को लेकर फैसले ले रहे हैं। अलग अलग देशों को उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, भारत पर उन्होंने 25% टैरिफ लगाने का फैसला और ऐलान किया था, लेकिन फिर से वो मुकर गए और उसके बाद 1 हफ्ते का समय टाल दिया है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगले 7 दिन के बाद टैरिफ की जो नई शुल्कें हैं वो भी हो सकता है भारत पर लागू की जा सके, या कुछ और बड़ा कदम टैरिफ को लेकर लिया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है, उससे बाकी जो देश हैं जो उनके संबंध में, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, मित्रता हो या बाकी अन्य संबंध हो, उनको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप को कई सारे एडवाइसेस भी मिल रही हैं, कई सारे सुझाव भी उनको दिए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से आप जियोपॉलिटिकली आगे बढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत घातक आने वाले समय में हो सकता है। क्योंकि रूपाली, सभी देशों से अगर इनके रिलेशन या रिश्ते खराब होते हैं तो आप कितने भी शक्तिशाली, कितने भी ताकतवर, कितने भी बड़े देश बन जाते हैं, उसके बाद भी आप बैकफुट पर नजर आ सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ पर आप देखिए कि 34 फैसले जो है वो पलटने की बात सामने आई है, जहाँ पर अब तक अगर ट्रंप की बात की जाए, टैरिफ से जुड़े 28 ऐसे फैसले थे जिनसे उन्होंने यू टर्न ले लिया। बलूच नेता की ट्रंप के साथ 2 टूक देखने को मिल रही है और बलूच नेता ये भी कहते हुए नजर आए कि मुनीर ने आपको गुमराह किया है। आसिम मुनीर की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप कहीं ना कहीं इन चीजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्रैप जो कि खुद बुना था, उसी में अब खुद फंस रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। यहाँ पर उथल पुथल और यू टर्न जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका में देखने को मिल रही है, क्योंकि फैसले ही ऐसे हैं कि उनसे यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं उनकी सत्ता में भी इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। जो उनके ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर रिश्ते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो नए फैसले ले रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लिए गए फैसले हैं उनसे ही यू टर्न लिया जा रहा है। तो आगे के लिए क्या सोचेंगे? बिल्कुल, देखिए, और अब जो एडवाइसेस की बात मैं रूपाली कर रहा था, इसमें फिलहाल कुछ एडवाइसेस इनको मिली हैं। बिजनेस टाइकून है, उन्होंने सीधे सीधे ट्रंप को कहा है कि भाई भारत के साथ मत उलझिए। भारत इस वक्त देश की, पूरी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है।
और आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस वक्त सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 7 पॉइंट कुछ ट्रिलियन से ज्यादा तेजी से इस वक्त भारत बढ़ रहा है। अमेरिका से 3 गुना तेजी से भारत इस वक्त आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका भारत को इस तरह से आंखें दिखा रहा है। और अब कुछ ऐसे व्यापारी हैं, कुछ ऐसे वहां पर साझेदार हैं, वो लगातार उनको सुझाव दे रहे हैं कि भाई भारत के साथ मत उलझिए। भारत के पास अपना जो बहुत सारा कैलिबर है, भारत के पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारा संसाधन अपने पास है। अगर वो उसका इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे समझना जरूरी है रूपाली, इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार फैसले तो ले रहे हैं लेकिन बार बार वो बैकफुट पर आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बलूच नेता ने ट्रंप को सीधे दो टूक कहा है कि जिस ऑयल की आप बात कर रहे हैं वो बलूच का है, पाकिस्तान का नहीं है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डोनाल्ड ट्रंप कहां पर हैं और 194 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो किस दिशा में जा रही है सर? डोनाल्ड ट्रंप की नीति अमेरिका को गड्ढे में ले जाने के लिए जा रही है। बहुत सीधी सी बात है, अमेरिका में इस समय महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उनके आने के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि आम लोग और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको कुछ फायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ का बम फोड़ा है उसके कारण लोगों ने, दूसरे देशों ने अपने अल्टरनेटिव सोर्सेज मार्केट ढूंढना शुरू कर दिया है। अब जिन मार्केट को कभी कोई पूछता नहीं था, उन मार्केट को, जैसे दक्षिण अमेरिका के, अफ्रीका के, वहाँ जो है, जैसे ऑयल देखिए, वेनेजुएला का ऑयल जो है पूरी दुनिया में जाने लगा है, सस्ती दर पर जाने लगा है। इधर नाइजीरिया का भी जाने लगा। रूस का भी, जो लोग, अभी अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि रूस का ऑयल दूसरों को तो मना करते थे, खुद उसको चोर बाजार में खरीद कर और महंगे दामों में बेचने की कोशिश करते थे। ये घटिया के एक व्यापारी की नीति है और जिसकी की पूर्ण फुल्की चली जा रही है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में जो उन्होंने कहा था कि तेल का विपुल भंडार है, बिल्कुल भंडार है, कोई विपुल भंडार नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत तेल है वो वहाँ पर बलूचिस्तान में बलूच के नेता ने मना कर दिया है। इससे ट्रम्प की पोल खुल गई है और ना केवल पोल खुली है, असली में ये तेल तो एक उनके लिए बहाना था और उनकी इच्छा ये थी कि उनके लड़के का जो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है उसका उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए मुल्ला मुनीर को जो है इंचार्ज बना दिया। और उनकी इच्छा ये है कि 3 साल के भीतर भीतर वो जितना भी गड़बड़ कर लें, क्योंकि इसके बाद तो उनको जेल की हवा खाना है। क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता लग गया है कि अमेरिका की स्थिति जब तक वो प्रेसिडेंट हैं तब तक रहेगी। और अमेरिका के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति 2 बार से तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। यही कारण है कि वो पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के नाम से और ट्रैफिक बम के से जितना ज्यादा धन उनके बेटे के अकाउंट में जमा करना चाहते, अकाउंट में जमा करना चाहते, ये चीज अमेरिकन लोगों को पता लग गई है। अब निकट भविष्य में आप 2-3 महीने भी देखिए, उनके ऊपर जो है महाअभियोग चल सकता है और ये संभव है। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि ट्रम्प को अपनी गलती छोड़ना पड़ेगी। डॉक्टर राम, जिस तरीके से ये ट्रंप फैसले ले रहे हैं फिर वापस उसे ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अब अंदरूनी मतभेद, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर ग्लोबल लेवल पर हो, लगता है इस पर देखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर अभी तक 34 ऐसे फैसले कहा जा रहा है जिनसे वो पीछे हट चुके हैं। वो पीछे हटेंगे क्योंकि वो व्यापारी आदमी है और वो हमेशा सौदेबाजी में यकीन और वो सौदा करते हैं कि जिससे कि उनको फायदा हो। यहाँ देखिए, उनका निकटतम मित्र अगर कोई था जिसको वो स्वयं डिक्लेयर कर चुके थे, एलन मस्क, उसको उन्होंने दूर क्यों कर दिया? इसलिए कि वो चाहते थे कि एलन मस्क की टेस्ला में उनको जो है 38% शेयर उनके नाम कर दिए जाएं। ये वहाँ का एक आम लोगों के बीच में चर्चा है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, आम चर्चा है। और यही एक कारण है एलन मस्क ने अपना मार्केट जो है पूरी दुनिया में अमेरिका से बाहर ले जाने का फैसला किया है, जिनसे ट्रम्प और ज्यादा नाराज हुए। देखिए, ट्रम्प के नाराजगी का अब कोई दुनिया पर असर नहीं होगा, क्योंकि दूसरे देश जो है अब डॉलर की जो पैटर्निटी थी उसको खत्म करके अपने रीजनल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिक्स के देश आपस में अब ये समझौता कर चुके हैं कि वो जो लोकल करेंसी है उसको व्यापार करेंगे। चीन तो ऑलरेडी कर ही रहा है, और भी दुनिया के यूरोप के देश देख लीजिएगा, फ्रांस और भारत की डील हुई है, लोकल करेंसी हुई है।
इंग्लैंड से हमारा फ्री ट्रेड हो गया है। ओके। इसका मतलब अब अमेरिका के जो एक यशस्वी। ठीक है डॉक्टर राम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। वहां के हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन जी, भावनगर प्रधानमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ पर विशेष उनकी कृपा है। हमारे रेलवे मंत्री जी का 1 दशक में हमारे छत्तीसगढ़ का रेल का बजट 21 गुना बढ़ा है। इस साल 25-26 का बजट 6900 करोड़ रुपए का है और पिछले 1 दशक में हमारे छत्तीसगढ़ में 47,447 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हमारे छत्तीसगढ़ में 32 रेलवे स्टेशनों को 1,680 करोड़ रुपए मिला है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय से, और हमारे प्रदेश के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है और उनको विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। पिछले दिनों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से जो 5 स्टेशन बन के तैयार हो गए हैं, जिनका रिनोवेशन पूरा हो गया है, उनका लोकार्पण हुआ है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज हमारा जो बस्तर जैसा क्षेत्र है नक्सलवाद से पीड़ित, वहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे रेल मंत्री जी ने नई रेल परियोजना की सौगात दी है, रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना का। इसके अलावा भी और कई नई रेल परियोजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ को मिली हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय रेल मंत्री जी के। आज रायपुर से जबलपुर जाने के लिए पहले एक ही रेल सुविधा हम लोगों के पास थी, लेकिन अब इस नई सौगात से ये दूसरी रेल सेवा हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो हम लोगों का बड़ा भाई है, उनका आपस में प्रेम और बढ़ेगा। और डोंगरगढ़ बीच में जो महामाई का जगह है, जहां नवरात्रि के समय लाखों लोग रायपुर से वहां जाते हैं, उनको भी एक इस रेल सुविधा से बहुत सहयोग मिलेगा। मैं अंत में फिर से एक बार जो सौगात छत्तीसगढ़ को आज रायपुर जबलपुर रेल सेवा के रूप में मिली है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और एक बार फिर से भावनगर में जुड़े हमारे सभी वरिष्ठ जनों का, संतों का, और यहाँ पर रायपुर में भी जुड़े हमारे सभी नेताओं का और हमारे रेलवे के अधिकारियों का, सभी नागरिक बंधुओं का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप सुन रहे थे इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, जिन्होंने केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। रायपुर से इस वक्त लाइव थे, जिन्होंने अपने संबोधन के जरिए खासतौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर और केंद्र सरकार की जो राज्य को योजनाएं समर्पित की जाती हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने फिलहाल धन्यवाद किया है, आभार जताया है और कहा है कि हम इसी तरह से डबल इंजन को चलाकर छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर या छत्तीसगढ़ के युवाओं को लेकर, छत्तीसगढ़ के महिलाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। सुनिए जरा। नवचयनित
टेलीकॉम पुलिस से जुड़े हुए सभी कार्मिकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते निष्पक्ष भर्ती की इस प्रक्रिया को सुसंपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां पर डीजी टेलीकॉम और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत करने का एक प्रयास आगे बढ़ाया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस बल के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करने और इस कार्यक्रम को अन्य सभी भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े हुए आयोग और बोर्ड के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनाया है। मैं बधाई देता हूं आप सभी नवनियुक्त टेलीकॉम पुलिस के कार्मिकों को, जिन्हें आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। आपको और आपके अभिभावकों को, परिवार के सभी सदस्यों को मेरी हृदय से बधाई है, मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जो पुलिस की भर्ती अब तक हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ की थी, अब तक इस भर्ती को लेकर के हम देखें तो कुल मिलाकर के 2,17,500 से अधिक पुलिस कार्मिकों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने संपन्न किया है। और ये आपके लिए भी एक गौरव का विषय है कि किसी भी राज्य की सिविल पुलिस से बड़े, सबसे बड़े पुलिस बल का आप हिस्सा बने हैं। तो इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होती थी, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर आतंकी, काशी में संकट मोचन मंदिर,
काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसी अराजकता, गुंडागिर्दी, लंबे कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोगों ने भर्ती की इस प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को ले अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। शासन की कार्रवाई कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़े तो आउटसोर्सिंग से भी भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा वहां पर प्राप्त हुई। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा था। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ा था। भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं कह सकता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश के अंदर एकमात्र पुलिस बल हो सकता है, सिविल पुलिस का ऐसा बल हो सकता है जिसने 2,17,500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। यानी पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी हमने भर्ती की है, बहुत सारे राज्यों में तो उसका 1/4 भी पूरा पुलिस बल नहीं है, जितना हमने मात्र 8 वर्ष में ही संपन्न कर दिया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस
ये बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी प्रारंभ हुई है। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके। तो बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जितने भी सहायक परिचालक हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया है उनको संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बात होगी और आपको बता दें इसमें अब अलग अलग नेताओं के बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कई नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया गया है, ये प्रज्ञा सिंह की तरफ से कहा गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह का ये बड़ा बयान मालेगांव ब्लास्ट को लेकर सामने आया। बीजेपी आरएसएस नेताओं के नाम के लिए मजबूर किया गया, ये उन्होंने कहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर आरएसएस के कार्यकर्ता हो, उनका नाम बेवजह इसमें शामिल किया गया। बिल्कुल, देखिए उन्होंने बहुत सारे नाम लिए। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआई कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने पर बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि भगवा आतंकवाद करने वालों के मुंह काले। अदालत का फैसला बिल्कुल स्पष्ट है, यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिनको कहा है। उन्होंने इसे पहले भी भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहा है। महाराष्ट्र के चौहान ने सनातन आतंकवाद, वे एक ही श्रेणी के लोग हैं, वे कांग्रेस के सदस्य। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि 2008 मालेगांव विस्फोट ये मामला पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया कि अपने दावे पर भारतीय जनता पार्टी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा हाँ मुझे मजबूर किया गया था। इस पर वो बयान देती हुई नजर आ रहे हैं क्योंकि फैसला जो है इसको लेकर सामने आया है और बाइज्जत सबको बरी कर दिया गया है। ये भी कहा कि मैं दबाव में नहीं आई और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी को झूठा नहीं फंसाया, इसीलिए मुझे इतना प्रताड़ित किया गया। तो तमाम बयानबाजी जो है अब इस केस के खत्म होने के बाद भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही साथ आरएसएस कार्यकर्ताओं का नाम शामिल हुआ था, जिसके बाद जब कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया तो सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने प्रताड़ित किया और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और नेता जो बड़े बड़े नेता हैं लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और नहीं नीचे रख लो थोड़ी सी। परमवीर को लेके क्या छोड़ दे, जिसमें एटीएस का चीफ था जो परेशान कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अदम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी, इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही। और पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह अपना संबोधन कर रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। Of creditable national and international organizations working in the field of health, and I'm glad and I welcome more than 30 organizations who work in the field of, a big cheer for them. You see, my job was made easier. This concept of Aam Aadmi Clinic, it was conceived and implemented in Delhi by Shri Arvind Kejriwal and Satinder Jain ji. Before that, primary care was in shambles. So either we will not have a dispensary, if we had a dispensary, we may or may not have a doctor, dilapidated buildings, medicines were not there, and never in history of Punjab or India, there were these diagnostic facilities available in primary care.
This is for the first time when Satinder Jain ji and Arvind Kejriwal ji, and very ably implemented by our worthy Chief Minister. You see, it took Delhi, I think, 5 years to start 400 or 500 Aam Aadmi clinics. And in this short span, our worthy Chief Minister, now we have, with his blessings, we have more than nearly 1,000 Aam Aadmi clinics. So they are easily available, and Ghanshyam has given you the details. I will not go into that. And moreover, over the time, the disease patterns has changed. Punjab is basically an agriculture state, and the people who are very hardworking, both the farmers and the laborers. People used to be dumbbell-shaped, but with the mechanization of agriculture, and with the, you see, I remember my father was a farmer. He used to go to the fields with his bulls in the right at 4 o'clock in the morning, and when I was with 6 o'clock or 7 o'clock, so he would have walked in the field for 2 hours or 3 hours. He would have walked 20 kilometers, 30 kilometers. Now, how much you walk, you would know it every day. So that was his routine. They used to work very hard. So now, as the life became a little bit cozy and our diet became richer, people used to eat, they used to grow their food, eat seasonal food grown locally. So now, you see, we have a huge burden of NCD. When I took over, like we were treating the diseases, whether it's cancer, we were treating CKD at the terminal end with dialysis. But then we with Aam Aadmi Clinic, then we discovered that if we treat hypertension and diabetes and obesity at the earlier stage, so it can make a difference, it can reduce the disease burden. Otherwise, if you are treating it at the terminal stage, you will not reach anywhere. So that is where Aam Aadmi Clinics, and I would even go a step further. That was a concept conceived by Arvind Kejriwal ji and implemented by Bhagwant Mann ji. Yoga, nutritional guidance, yogic exercise, meditation. Because you see, whether you talk about heart attack or any other disease or peptic ulcer or migraine and so many other psychosomatic diseases, irritable bowel syndrome, the real cause is stress. The life is very stressful. So stress management, dietary modification, and early diagnosis and treatment. This is the crux of primary health care, and it's in the spirit of Alma Ata Declaration by the WHO. And today we have represented from the WHO, and very recently India had H. Ofrani visited us, and he showed keen interest. He was very impressed with the Aam Aadmi clinics and the primary care, the way it's being implemented. And we are working in close collaboration with so many NGOs, and I invite more NGOs to come, and we have done many pilots. Particularly, Ghanshyam ji has already mentioned about STEMI project. So we are working with the private doctors, with the tertiary care institutes, that is Sector 32 Government Medical College, that is Dayanand Medical College. PGI is not a part of STEMI as such. So it's a wonderful, where we trained 700 doctors from PCMS, from the field, from district hospitals, sub-regional hospitals, even the community health centers. Now they are trained that it's heart attack, you see, ST wave elevated myocardial infarction is diagnosed in the field. Patient is thrombolized and medicine is provided by the government. And that is another thing. That's another beauty of the model which is being implemented by our worthy Chief Minister. The entire cost is borne by the state government. It is managed and funded by the state government. There is no cost to the patient. So that is where it differs from the Western models, I would say. There the patient has to contribute. Every patient has to contribute. And he has already talked a little bit about vertical integration. That patient. पंजाब की कैबिनेट मंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आपको सीधे उत्तराखंड के देहरादून लिए चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी संबोधन कर रहे हैं। जब उनका एकमात्र आश्रयदाता इस दुनिया से चला गया हो, तब उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, वित्तीय परेशानियों से, संकटों से गुजरना पड़ा होगा। मैंने जब इस विषय का संज्ञान लिया तो मुझे बताया गया कि राज्य गठन के बाद से ही परिवहन निगम लगातार स्थिति से गुजर रहा है, जिसके चलते निगम के सेवारत कार्मिकों के समय पर वेतन नहीं मिलने के साथ ही उनको अनेक जो देय लाभ थे वह भी लंबित थे।
वहीं दुर्भाग्यवश दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को नियमानुसार मिलने वाले लाभों से भी वंचित रहना पड़ा था और इस विषय को मैंने बहुत गंभीरता से लिया और सभी अधिकारियों को मैंने कहा कि शीघ्र इसका समाधान निकालिए और मृतक आश्रितों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को प्राथमिकता से हमने मंत्रिमंडल में हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित उसको मंजूरी दिलाई और हमारी सरकार ने 195 मृतक आश्रितों की बरसों से लंबित नियुक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का संकल्प लिया। मुझे खुशी है कि इस संकल्प को पूर्ण करते हुए हमने पिछले वर्ष 150 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस 43 पात्र आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार ने परिवहन निगम के प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ मिलकर एकजुट प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज परिवहन निगम वर्षों पुराने वित्तीय संकट से उभरने में भी बहुत हद तक सफल हुआ है। वर्ष 2024 में निगम ने रिकॉर्ड 56 करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ अर्जित किया। आज निगम के बेड़े में नए वाहन शामिल हो रहे हैं, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में नए बस स्टैंडों का बड़े ISBT की तर्ज पर अनेक स्थानों पर उनका विस्तार हो रहा है। कार्यशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही आज परिवहन निगम के साथ ही सिंचाई विभाग में भी 129 नव चयनित ड्राफ्टमैन और 15 नलकूप मिस्त्रियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। जैसा अभी सतपाल महाराज जी ने बताया कि परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग हमारा कितना महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सिंचाई योजनाओं का विस्तार कृषि उत्पादकता में वृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों की समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आप सभी नवनियुक्त ड्राफ्टमैन और नलकूप मिस्त्रियों की भूमिका राज्य की सिंचाई व्यवस्था के कुशल संचालन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ड्राफ्टमैन न केवल सिंचाई परियोजनाओं के नक्शों और डिजाइनों का निर्माण करते हैं, बल्कि भविष्य के विकास की रूपरेखा भी आप सबके माध्यम से तैयार होती है। वहीं हमारे नलकूप मिस्त्री सिंचाई परियोजनाओं के वे जमीनी स्तंभ हैं जो अपनी तकनीकी कुशलता से किसानों के खेतों तक जल पहुंचाने के कार्य को साकार करते हैं। साथ ही बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्यों में भी सहायता करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने कार्य को राज्य निर्माण और जन सेवा का माध्यम मानकर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और समर्पण के भाव से निभाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार ने जो सिंचाई विभाग में ड्राफ्टमैन नियुक्त हुए हैं, उसमें से 10 अभ्यर्थी जो राजकीय सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के 10% जो क्षैतिज आरक्षण है, उसके बाद सरकारी सेवा में उनको आज अवसर मिल रहा है। और ये हमने राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर ये विधेयक बनाया, जिससे हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि जैसा अभी युगल किशोर पंत जी बता रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक सच में ये बड़ा कठिन निर्णय था और उस निर्णय को लेने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप सबको भली बात याद होगा कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली हुआ करती थी, भ्रष्टाचार होता था, पेन ड्राइव से नकल होती थी, पर्चे लीक कर दिए जाते थे और हर तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर हम हमारे आने वाले कर्णधारों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ
उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम कर रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं। और निर्णय लेने में हमने इतनी सी भी तनिक भी देरी नहीं करी और हमने निर्णय लिया, हम पूरे भारत का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून भी लेकर आए। और उसी का परिणाम हुआ कि लगभग, जो महाराज जी कहते 23,000 से अधिक नियुक्तियां लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गई हैं। वो नियुक्तियां हम बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पक्षपात के करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबको सही प्रकार से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, हमारे भाई बहन, जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आता था, परिणाम आते थे, तो उनका नाम नहीं आता था, चयन में उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी। और नाम उनका आता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, नकल करके पेन ड्राइव से नकल करते थे, पर्चा। धामी को सुन रहे थे। अब बढ़ेंगे आगे। यूपी से बड़ी खबर, जहां पर ड्रोन चलाने को लेकर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। यानी अगर ड्रोन चलाते हुए नजर आएंगे तो सरकार आप पे कड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि ड्रोन इस वक्त का एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो किसी भी जगह पे बन गया है। इसके चलते ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एनएसए भी इसमें लगाया जाएगा, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर ये यूपी सरकार का बड़ा फैसला है, जहाँ पर ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय कानून यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो कानून है वो भी लगाया जाएगा एनएसए। और उत्तर प्रदेश के सीएमओ ने कहा है कि बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन नहीं चलाएगा, परमिशन लेनी है, अदरवाइज प्रतिबंध उस पर रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसको लेकर नजर पूरी बनी हुई है और एक्शन में सरकार नजर आ रही है, जो कि लोग ड्रोन के जरिए दहशत फैलाते हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये मामला सामने आया था, जहां पर गांव में देर रात ड्रोन जो है वो देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते लोग परेशान हो गए थे कि आखिरकार ये आ कहां से रहे हैं, जा कहां रहे हैं, कोई अता पता नहीं था, जिसके चलते दहशत जो है वो गांव वालों में फैल गई थी। अब इस पर सरकार का बड़ा फैसला है, सरकार ने ये बड़ा फैसला लोगों के हित में लिया है। सोनू यादव हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हैं। सोनू, ड्रोन इस वक्त का जो एक ऐसा उपकरण है जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब भी ड्रोन एक ऐसा बड़े हथियार के तौर पर देखा गया था। इसके चलते ये बड़े कदम उठाए गए, यानी अगर ड्रोन चलाते हुए कोई देखा गया तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल एक शीतल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश भर में विभिन्न जगह गांव से लेकर शहर तक ड्रोन को लेकर के एक दहशत का माहौल लोगों में हुआ, जगह जगह जो है उत्तर प्रदेश को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस को, और प्रत्येक जिले में पुलिस की ओर से बयान जारी किए गए थे कि ड्रोन को लेकर जो अफवाहें हैं, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि जो ड्रोन
से जो अफवाह फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो NSA भी लगाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से गाँव में लगातार जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी कि गाँव के लोग ड्रोन की दहशत के चलते रात रात भर जाग रहे थे, और इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, और जिसमें उत्तर प्रदेश के CMO ने भी कहा है कि बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाएगा। तो सीधे तौर पर जो है आदेश जारी किए गए, हिदायत दी गई है, और इसमें एक और आदेश जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और DGP को कि हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला देखा जा रहा है। जी, तो क्या ऐसी कोई एक्टिविटीज पाई गई हैं जिसके बाद ये फैसला लिया गया है, और अगर कोई पाया जाता है ऐसी एक्टिविटीज करते हुए तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और NSA भी लगाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे मामले सामने आए कि जगह जगह रातों में लोगों ने ड्रोन उड़ते देखे, जिसको लेकर लोग दहशत में आए और तमाम अफवाहें ज्यादा फैली, जिसको लेकर कि प्रत्येक कई जिलों में पुलिस की ओर से बयान जारी किया गया कि जो है ड्रोन को लेकर जो अफवाहें हैं, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी तमाम दिक्कतें हुई, शासन प्रशासन को तमाम मामले संज्ञान में आए, उसके बाद ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। जी ठीक है सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर झारखंड के हवाले से बात करेंगे। महुआवादियों ने पटरी उड़ा दी, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। विस्फोट किया है और पटरी को उड़ाया है। रंगरा करमपाड़ा रेलखंड ये इलाका है जहां पर पटरी को जो है विस्फोट से उड़ाया गया, और इस बीच आपको बता दें कि महुआवादियों की तरफ से ये काम झारखंड में किया गया, तो उनके खिलाफ ऐसे भी एक्शन सरकार लेती हुई नजर आ रही है, सुरक्षा बल एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इस बीच विस्फोट से ये तस्वीर देखिए उस पटरी की है जो उड़ा दी गई। बिल्कुल, देखिए ये का एक और ये रंगरा करमपाड़ा इलाका है जहां पर विस्फोट कर पटरी को उड़ा दिया, और झारखंड में माओवादियों ने रंगरा करमपाड़ा रेलखंड पर विस्फोट कर पटरी उड़ाई और ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम अभी भी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से जो अभियान चल रहा है माओवादियों के खिलाफ या नक्सलवादियों के खिलाफ, 2026 से 27 तक डेडलाइन भी रखी गई है कि इनको जल्द से जल्द जड़ से समाप्त किया जाएगा, इनको खत्म किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये विस्फोट करके उन्होंने बताया है कि हम इस इलाके में एक्टिव है, एक संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पटरी को वहां पर जो है विस्फोट से उड़ाने का काम किया गया है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम की, जहां पर पिछले 3 दिन से एनकाउंटर चल रहा है और 3 आतंकियों को वहां पर मार गिराया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये 3 दिन में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। 5 आतंकियों को ये 2 अलग अलग ऑपरेशन में, यानी 3 ऑपरेशन कम से कम पिछले 1 हफ्ते के अंदर हुए। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, और अब जो एक बड़ा ऑपरेशन फिर से चलाया जा रहा है, इसमें 3 से ज्यादा आतंकी यहाँ पर छिपे होने की संभावना है। 3 को तो मार गिरा है और कुछ आतंकी हो सकते हैं जिनका वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सेना को बुलाया गया है और हमारे सहयोगी कह रहे थे कि पहली बार इतनी सेना संयुक्त रूप से, बाकी जो फोर्सेज हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो एकजुट होकर वहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 3 दिन में 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और आधिकारिक तौर पर फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है। हो सकता है कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि कर सकती है पूरे इलाके में। लेकिन घेराबंदी की गई है कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। कुलगाम में ये 3रे दिन भी ऑपरेशन जारी है। 3 दिन हो चुके हैं और सर्चिंग जारी है। इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की अभी वेट जो है वो किया जा रहा है। और एक के बाद एक तस्वीर भी सामने निकल कर आई जहां पर गोला, हथियार, बारूद से लैस आतंकवादियों को ढेर किया गया। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल वहां पर ऑपरेशन जारी है। हमीद भट्ट हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमीद, क्या जानकारी है इस वक्त की आपके पास? दोनों तरफों के दरमियान गोलियों का तबादला हो रहा है और रात भर ये तबादला जारी था और रात भर वहाँ पे गार्ड चल रहा था। रात को अगर आर्मी ने इसको रोका था, मगर रात के अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश की थी मिलिटेंटों ने, जहाँ पे उन्होंने भागने की कोशिश की थी और फायर किए थे। उसके बाद आर्मी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें वहीं पे रोक दिया है। सुबह सवेरे से ही वहाँ पे
गोलियों का तबादला हो रहा है। अभी पूरी तरह से ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि मिलिटेंट जो है किसी जाड़ी में छुपे हुए हैं या ऐसे ही जंगलों में घूमे हैं, मगर काफी सारी आर्मी और भी बुलाई गई है और जो मॉडर्न हथियार है उनकी मदद से उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक पूरी तरह से किसी भी ऑफिसर ने इस पे लापरवाही नहीं की कि कितने मिलिटेंट अभी अंदर है, मगर बताया जा रहा है कि कई सारे मिलिटेंट इस जंगल में इस वक्त मौजूद है। जी किस तरह से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है हामिद, क्योंकि कहा जा रहा है कि सेना को बड़े पैमाने पर बुलाया गया है, संख्या बहुत ज्यादा इस वक्त वहां पर? हाँ, ये साउथ कश्मीर का पहला मैंने अपनी जिंदगी में ऑपरेशन ऐसा देखा है कि जहाँ पे कई सारे अजला से आर्मी, सीआरपीएफ या एसओजी या पुलिस को बुलाया गया है और जंगलों का घेराव किया गया है ताकि मिलिटेंट्स को किसी भी सूरत में कहीं से भागने का कोई भी मौका फराहम ना हो। इसके काफी सारी कमक बुलाई गई है और मॉडर्न हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरह से सेफ है अभी। और रात पर जो दूसरे दिन में दाखिल हो गया है, अभी भी पूरी तरह से आर्मी डटी हुई है इस जगह पे। तो आधे जगह पे जो 5 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, क्या वो ऑफिशियल फिलहाल कहा जा रहा है कि नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी? क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी कंफ्यूजन है कि 5 आतंकवादी जो मारे गए हैं वो नंबर सही है या नहीं। अभी इसमें कोई कुछ भी नहीं बता सकता है क्योंकि ऑफिशियल से रास्ता कायम करने के बाद वो इसको अभी नकारते हैं। वो कहते हैं कि अभी एनकाउंटर जारी है, जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक इनकी तादाद हम नहीं बताएंगे। और सोर्सेज से जो पता चला, लोकल सोर्स से, उसके मुताबिक 5 है, मगर किसी भी तरीके से किसी भी ऑफिशियल ने इसको कंफर्म नहीं किया है। जहाँ पे एक आर्मी वाला भी जख्मी बताया जा रहा है जो कि मुस्तकिम है, उसको हौसला किया गया है। पूरी तरह से इस पे भी अभी ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जी, जुड़ने के लिए हमीद भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि ऐसा ऑपरेशन पहली बार देखा है, लेकिन बहुत बड़ा ऑपरेशन है। कुल मिलाकर अभी संख्या बढ़ सकती है आतंकियों के मरने की, और ये अच्छी खबर है पूरे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। अब जरा बात करेंगे उस खेल की जो इस वक्त काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है, ये बड़ी अपडेट। एशिया कप 2025 का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। देखिए, एशिया कप इस वक्त सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, इसको लेकर फिलहाल सच बरकरार है, लेकिन दोनों बड़ी टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। दुबई में 14 सितंबर को मुकाबला तय किया गया है। अगले महीने लोगों ने मैच के बहिष्कार की मांग की है। इससे पहले आपने देखा था लेजेंड्स का जो मैच चल रहे थे उनमें भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना किया था, लेकिन जब एशिया कप रूपाली होगा, क्या तब भारत और पाकिस्तान के बीच मैचेस होंगे या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। तो बिल्कुल एशिया कप 2025 को लेकर भारत में फिलहाल इसको लेकर विवाद काफी जारी है। टीम इंडिया के इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रखे जाने को लेकर बवाल हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर देखो तो लोग कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत सरकार और बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ मैच को बायकॉट किए जाने की मांग की थी, लेकिन यहाँ लोग अब कह रहे हैं कि ये ग्रुप में जो एक साथ लाया गया है, जो 14 सितंबर को एशिया कप शुरू होगा, इसे बायकॉट कर दिया जाए, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति थी उसके चलते ये मुकाबला नहीं होना चाहिए। तो एशिया कप 2025 का शेड्यूल फिलहाल जारी हो चुका है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। तो चलिए, फिलहाल हमारे सहयोगी इस पर इस वक्त जुड़ेंगे थोड़ी देर तक और उनसे भी जानकारी लेते हैं। साहिल केरनी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। साहिल, एशिया कप अगले महीने ये मैच होना है, लेकिन फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है ये मैच होगा या नहीं, क्या जानकारी मिल रही है? ये एशिया कप होगा और ये शुरुआत इसकी जो होगी 9 तारीख से होगी, 9 सितंबर से लेकर 28 तक 29 को फाइनल खेला जाएगा इसका। पर उसके पीछे अहम बात ये आती है कि मोहसिन नकवी ने ये बात कही है, और वहीं पर जब मीटिंग हुई थी तो उस वक्त जो थे राजीव शुक्ला जो थे वो वर्चुअली जुड़े थे। तो अभी देखना होगा कि कंफर्मेशन क्या इंडियन गवर्नमेंट देती है, क्योंकि अभी हमने देखे थे, अभी पीछे मैचेस हुए थे जो वेटरन लीग जो हुई थी उसमें इंडिया ने साफ मना कर दिया था खेलने से, तभी इंडिया फाइनल नहीं पहुंची, सेमीफाइनल खेला नहीं पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जो थी वहां से बाहर हो गई थी इस टूर्नामेंट से। तो अभी देखना होगा, अभी एशिया कप है तो एशिया कप के अंदर इंडिया खेलती है नहीं खेलती है। हालांकि शेड्यूल जारी कर दिया गया है एसीसी द्वारा, पर ये लगता है कि एक तरफा ही शेड्यूल है, पर इसे कंफर्मेशन आना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उनके बीसीसीआई कोई भी फैसला ऐसे नहीं लेगी
जब तक इंडियन गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करेगी। तो ये देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है नहीं करती है। ऐसे तो शेड्यूल जारी करने के बाद 14 तारीख को इंडिया पाकिस्तान में मैच रखा गया है और वहीं पर अगर टॉप 2 टीम्स जो है वो उस ग्रुप की रहती है इंडिया और पाकिस्तान, तो दोबारा ये दोनों की भिड़ंत होगी 21 तारीख को। पर यही इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज्यादा रहेगा कि क्या रुख रहेगा। एसीसी के चेयरमैन जो हैं वो हैं मोहसिन नकवी और अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। हमारे साथ जुड़े और इसको लेकर आपने जानकारी दी, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। भारत पाकिस्तान के बीच मैच होगा या नहीं, ये थोड़ी देर में या कुछ समय तक लगेगा, क्योंकि मैच भी अगले महीने फैसला लेगी कि आखिर मैच करवाने या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।